हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आईटीआर 4 फाइल करना सीखेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन यूटिलिटी भी आ चुकी है। तो उसको कैसे फिल करना है आईटीआर 4 के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल में, एंड देन उसके बाद ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा। वहां पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 23-24, एंड उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑफलाइन में आप क्लिक करेंगे तो जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है उसको फिल करके जो जेसन फाइल क्रिएट होती है, जेसन फाइल अपलोड करनी होगी इस ऑप्शन से। तो अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग रिटर्न होगा। अगर आप ऑलरेडी हाफ फिल कर चुके हो तो आप रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पूछेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके बाद वो आपसे फॉर्म सिलेक्ट करेगा। आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर 4। अभी सिर्फ दो ही फॉर्म है जो कि ऑनलाइन आए हैं। तो आप आईटीआर 4 सिलेक्ट करें। और आईटीआर 4 कौन लोग फाइल कर सकते हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म अदर देन एलएलपी, जो जिनकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक है, और उनके जो मेन इनकम है वो है बिजनेस और प्रोफेशन से। एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 44 डबल ए, 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 एई। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। कि आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, या फिर आप फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर below mentioned condition as per seventh proviso to section 139(1). तो सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) क्या है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने डिपॉजिट अगर किया है इन वन और मोर करेंट अकाउंट, अमाउंट कितना, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, एक बार में या क्यूमुलेटिव, ये सब देखा जाएगा। तो अगर ये आपने कुछ किया है तो आपको उस हिसाब उसके कारण आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट बॉक्स पे टिक करेंगे। या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है खुद के लिए या किसी का स्पॉन्सर किया है जिसमें 2 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ है, तो आप उसके कारण रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उस पे क्लिक करेंगे। incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 लाख on consumption of electricity, आपने साल भर में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कंज्यूम कर लिया इलेक्ट्रिसिटी, आप उसके कारण रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। एंड लास्ट है, अगर आप अदर कंडीशन जो क्लॉज 4 और सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) में बताई गई है उस पे अगर आप फॉल कर रहे हैं और उसके कारण रिटर्न फाइल करें तो आपको लास्ट में करना है। पर क्वेश्चन क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट के ऊपर है और उसके बाद भी आप ये कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं, तो आप फिर किस बेसिस पे रिटर्न फाइल करेंगे? तो आप टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही सिलेक्ट करेंगे अगर आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है जिसके कारण आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं होता, उसके बाद एडिशनल कंडीशन दी गई है कि आप कब कब रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कम है पर आप इन कंडीशन में फॉल करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। वैसे ही अदर का भी ऑप्शन है। अदर कब आप सिलेक्ट करेंगे? जब आपका रिफंड का केस हो, भले ही आपके बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हो, आप कोई भी कंडीशन सेवन प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) में नहीं फॉल करते हैं, बट आपको रिटर्न फाइल करना है, तो आप इनमें से अदर सिलेक्ट करेंगे अगर रिफंड की सिचुएशन बन रही है तो ऐसे करके कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब आएगा। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे सब कुछ प्री फिल्ड होगा, आपको फटाफट इसको चेक करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर सैलरी इनकम भी है, क्योंकि आईटी फॉर्म में सैलरी इनकम भी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है आप, या स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, पीएसयू पेंशनर है, अदर पेंशनर है। तो पेंशनर है तो आपको स्पेसिफिकली पेंशनर की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अदर है, इसके अलावा कोई अदर में आप फॉल करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो आप अदर सिलेक्ट करें। और एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। जैसे ही आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे तो जो सैलरी हेड है वो फ्रीज हो जाएगा, वहां फिर कुछ भी आप आपसे वो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा।
नेक्स्ट है 115 बीएसी, दैट इज़ न्यू टैक्स रेजिम का आप ऑप्शन आपने प्रीवियस ईयर ऑप्ट किया था क्या? किया था, आप येस करें। और डेट ऑफ फाइलिंग बताएँ। नहीं किया था तो नो करें, और इस साल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आपको एज़ इट इज़ सिलेक्ट करना है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको येस सिलेक्ट करना है, एंड येस सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कैपेसिटी, लीगल हायर है, मैनेजर है, गार्जियन है, अदर है, एड्रेस, पैन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड आधार नंबर। इतनी चीजें आपको फिल करनी है, नहीं तो आप नो फाइल सिलेक्ट करें। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें और कंफर्म करें। तो इतनी चीजें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बतानी है। ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो देखिए, सैलरी एग्जेम्पशन सब कुछ फ्रीज हो चुका है, क्योंकि हमने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया था नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड डिटेल्स कर सकते हैं, ऐड और एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। बट आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी बता सकते हैं आईटीआर 4 में। जैसे आईटीआर 1 में एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, वैसे आईटीआर 4 में भी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है। जब आप ऐड में सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले वो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, या डीम लेट आउट है। अगर आप लेट आउट सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो रेंटल इंफॉर्मेशन पूछेगा, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, प्रॉपर्टी टैक्स 30% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल कितना है, और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है। इतना आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो प्रेजेंटिव बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो आपको बतानी है। बिजनेस में आप 44 एडी अगर सिलेक्ट करें, प्रोफेशन के केस में 44 एडी सिलेक्ट करें, या गुड्स कैरेज के केस में 44 एई, तो आपको रिस्पेक्टिवली बताना है। उसमें बिजनेस में आपको नेचर नेम ऑफ द बिजनेस बताना है, और कोड आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मेडिकल स्टोर की बात करें तो मेडिकल स्टोर के लिए 18009 मेडिकल सप्लायर एजेंसी एंड स्टोर, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च का भी ऑप्शन है, आप सर्च करके अपने बिजनेस के कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड, आपको बैंकिंग चैनल से कितना रिसीव हुआ आपको पहले वो बताना है, और अदर देन बैंकिंग चैनल से कितना हुआ है। तो अदर देन बैंकिंग चैनल में है तो आपको एनी अदर मोड में बताना है इनकम, और बैंकिंग चैनल से है तो आप बैंकिंग चैनल में 6% तक बता सकते हैं, 6% और मोर, जो भी आपकी इनकम है आप 6% से ज्यादा बता सकते हैं, बट मिनिमम 6% फ्रॉम बैंकिंग चैनल। और अगर आपने एनी अदर मोड पे सिलेक्ट किया तो मिनिमम 8% आपको बताना जरूरी है, और 8% से ज्यादा भी आप बता सकते हैं। जैसे हमने बिजनेस की इंफॉर्मेशन बताई, वैसे ही आपको प्रोफेशन की भी बतानी है। अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड आईटीआर 4 फिल कर रहे हैं
बिज़नेस और प्रोफ़ेशन दोनों ही आप बता सकते हैं एक आईटीआर 4 में। तो उसमें भी नेम ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस कोड जो प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस रिसीट और इसमें आप याद रखें 50% मिनिमम आपको प्रॉफ़िट बताना है या उससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। वैसे ही गुड्स कैरेज में भी अगर आप 44 ए का बेनिफिट ले रहे हैं तो नेम, बिज़नेस कोड, डिस्क्रिप्शन बताना है और आप के जो गुड्स कैरेज हैं, वो कितने हैं, आपको उसकी डिटेल ऐड करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज ओन्ड है, लीज्ड है, हायर है, कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ मंथ फॉर व्हिच गुड्स कैरेज वाज ओन्ड, लीज्ड और कितनी आप प्रिजम्पटिव इनकम बता रहे हैं। इतनी डिटेल आएगी गुड्स कैरेज बिजनेस में और आप ऐड कर सकते हैं कितने भी गुड्स कैरेज हो। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है तो आप यस सिलेक्ट करके यहीं बता सकते हैं। एफडीज की इनकम है, यस करके आप यहीं बता दीजिए। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है या फिर 10-11 फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10-11 का कोई प्रोविडेंट फंड में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया उसमें इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10-11 में अगर कोई इंटरेस्ट आपको accrue हुआ है तो आपको ये सेपरेटली बताना है। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10-12, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10-12, फैमिली पेंशन इनकम, एनी अदर इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब आपको यहाँ बताना है। ऐसे आपको कंफर्म करना है सारे हेड्स की इनकम, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। फिर अब हमने डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम करनी है। डिस्क्लोजर में आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस बताना और ये मैंडेटरी है। जब आप एड डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको एज ऑन 31 मार्च 23 में क्या पोजीशन है पार्टनर्स या मेंबर ओन कैपिटल की, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटी, तो ऐसे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी आ जाएगी। Fixed asset inventories, sundry debtors, balances with bank, cash in hand, loan and advances, other asset and total assets. ये इतनी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप लोग ये कहेंगे तो फिर हमें 44 एडी का बेनिफिट लेने का क्या मतलब है, अब जब हमें बुक्स ही बनानी है तो। बट उसमें भी मैंडेटरी फील्ड्स कौन-कौन सी है क्रेडिटर्स की। तो आप आपके पास क्रेडिटर्स नहीं भी हो तो आप 0 फिल कर दीजिए, इन्वेंटरी नहीं भी हो तो आप 0 फिल कर दीजिए, डेटर्स नहीं भी हो तो आप 0 फिल कर दीजिए, कैश नहीं भी हो तो 0 फिल कर दीजिए। बट ये 4 चीज़ें हैं वो मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई चीज़ आप डिस्क्लोज़ करना चाहते हो तो आप कर दीजिए। बट इतनी चीज़ें तो इनकम टैक्स मानता है कि ये कोई बिज़नेस पर्सन अपने साथ प्रिपेयर करके रखता है, डेटर्स, क्रेडिटर, इन्वेंटरी और कैश की लिस्ट, तो इसलिए वो चीज़ें मैंडेटरी बताइए। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको टर्नओवर भी बताना है, जीएसटीएन, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल कितना था, ये सारी चीजें। एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल्स बताइए। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, 1010 बीसी की है, 1010 डी, 1010 डी की इनकम है या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड रिसीव हुआ है। इनमें से आप कोई भी चीज जो एग्जेम्प्ट है आप सिलेक्ट करिए और अमाउंट बताइए। देन है टोटल डिडक्शंस। डिडक्शन में 80 सी से लेके 80 यू तक के जितने भी डिडक्शन है आप वो बता सकते हैं यहाँ पर। डोनेशन है तो आप डोनेशन यस करके अमाउंट बताएं और आपको सेपरेटली डोनेशन का शेड्यूल फिल करना है। वैसे 80 जीजी का भी सेपरेट फिल करना है। 80 सी से रिलेटेड आप यहीं पर इंफॉर्मेशन बता सकते हैं।
ATCCD2 है, बट हमने सैलरी का ऑप्शन नो किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो 80CCD2 है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो भी फ्रीज हो चुका है। 80D आप अगर बताना चाहते तो आप यस करके शेड्यूल फिल करें, 80E, 80TTA और कोई भी डिडक्शन हो। आप जब ये क्वेश्चन आंसर्स वाला डिडक्शन में कंटिन्यू करेंगे, तो डिटेल में आपको सारे शेड्यूल्स मिल जाएंगे अंडर डिडक्शन। दैट इज 80CCD सबसेक्शन 2, 80G, डबल जी, और शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो 80C, 80CCC, 80TTA सारे से आपको यहीं मिल जाएंगे। ये भी डाउट रहता है जब हम फाइल करते हैं कि ये डिटेल में कहाँ मिलेंगे, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, उसके बाद मिल जाएंगे। देन फिर टैक्स पेड का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। टैक्स पेड में आपको टीडीएस से रिलेटेड डिटेल्स देनी है, जो कि फॉर्म 16 से मैच करे अगर सैलरीज है, फॉर्म 16A से मैच करे अगर अदर देन सैलरी है, और ये सारी चीजें 26S में तो दिखनी ही चाहिए। बट एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 26S में अब नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एआईएस में कैप्चर होता है। तो आपको 26S और एआईएस दोनों पहले रिकंसाइल करना है, उसके बाद ही कोई रिटर्न फाइल करना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, एंड उसके बाद कुछ आपका पेमेंट बन रहा है तो आप पे कर देंगे, या फिर रिफंड बन रहा है तो आप कंफर्म पे क्लिक करके प्रोसीड करें। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करें तो आपको रिटर्न आप देख सकते हैं कि एट अ ग्लांस क्या भरी है। अभी हमने टैब वाइज भरा था, अब पूरी रिटर्न जो आपको रिफ्लेक्ट होगी फ्यूचर में जब आप डाउनलोड करोगे, वो पूरी भर के आ जाएगी। जब से ये ऑनलाइन यूटिलिटी स्टार्ट हुई है या कॉमन यूटिलिटी स्टार्ट हुई है, तब से बहुत इजी हो गया रिटर्न फाइल करना, क्योंकि सिर्फ वही टैब ओपन होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। अदरवाइज बाकी चीजें नहीं ओपन होती। फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। कोई भी एरर होंगे वो आपको बता देंगे, जैसे आप एरर पे क्लिक करोगे तो आपको वो उसी टैब में ले जा लेंगे। फिर आपको कंफर्म करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, तो अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप ई वेरीफाई करें, लेटर भी कर सकते हैं, बट 30 डेज का ही सबमिशन पीरियड है। आप 30 डेज में आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा अगर आप अभी नहीं करते हैं। और ऐसे आप ई वेरीफाई नाउ में क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो ओटीपी जनरेट हो जाएगा। आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ओटीपी किससे जनरेट करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है आधार में,
या फिर ईवीसी जनरेट करना चाहते हैं, ये भी एक तरह का कोड है जो कि नेट बैंकिंग या आपके बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट इनसे जनरेट होता है। और एक बार आपने जनरेट कर दिया उसके बाद भी नहीं फाइल हुई तो आई ऑलरेडी हैव ईवीसी या आई ऑलरेडी हैव ओटीपी क्लिक करके आप कंटिन्यू करके वो फिर ओटीपी या ईवीसी डाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप आईटीआर 4 ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।